हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं प्रोफेसर राजेंद्र राजदेव इंजीनियरिंग मैकेनिस्ट्री इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डेली इनोवेशंस फॉर लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस समझा था। आज हम दूसरा मेथड देखेंगे कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स की इस कड़ी में, जिसका नाम है लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस। अब लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्स लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स की तरह ही दो फोर्स का रिजल्टेंट हमको निकाल के देता है। मान लीजिए दो फोर्सेस हैं, एक का नाम हम P दे देते हैं और इसको हम ग्राफ पे बना देते हैं। P फोर्स मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स है एक, और इसका एंगल फॉर एग्जांपल 30 डिग्री है x डायरेक्शन से, और एक दूसरा फोर्स Q मान लीजिए 6 न्यूटन का है और इसका एंगल मान लीजिए 45 डिग्री है x डायरेक्शन से। अब लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्स क्या बोलता है कि अगर हम कोई भी दो फोर्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में किसी भी ट्रायंगल की दो आर्म से अगर रिप्रेजेंट करें तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो उसकी क्लोजिंग आर्म या थर्ड आर्म ऑफ द ट्रायंगल से रिप्रेजेंट होगा। और इसमें एक चीज का हमको ध्यान रखना पड़ता है कि दो फोर्स जो भी लेंगे वो टेकन इन ऑर्डर, माना एक के बाद एक जिस डायरेक्शन में है उसी का पैरेलल हमको बनाना पड़ेगा, और जो हमको रिजल्टेंट मिलेगा वो अपोजिट ऑर्डर में मिलेगा। इस प्रेजेंट केस में आप देख सकते हैं कि हम सबसे पहले बनाएंगे 5 न्यूटन वाले फोर्स का पैरेलल। ये आपका पैरेलल बनाने का भी तरीका है, और आप कुछ भी स्केल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर या 1 न्यूटन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। प्रेजेंट केस में आप मान लीजिए 5 न्यूटन का है तो 5 सेंटीमीटर की एक लाइन 30 डिग्री पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरी आप 6 न्यूटन की जगह पर स्केल के हिसाब से 1 न्यूटन अगर 1 सेंटीमीटर लिया तो 6 सेंटीमीटर की एक रे ड्रॉ कर सकते हैं। और उसका एंगल लेने का तरीका है, आपको एक पैरेलल यहां से लेना पड़ेगा। ये डायरेक्शन है आपका 5 न्यूटन का, और एक पैरेलल यहां से लेके आप 45 डिग्री पे, इसके 45 डिग्री पे 45 डिग्री पे आपको एक रे डालनी पड़ेगी 6 सेंटीमीटर की। स्केल हम लिख लेते हैं, स्केल 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो थोड़ा आपके लिए इजी पड़ेगा, आसान पड़ेगा बार बार समझने के लिए। तो ये 6 न्यूटन का हमने डाल दिया, ये इसका डायरेक्शन ये है। तो लॉ के हिसाब से हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो थर्ड आर्म और अपोजिट ऑर्डर में आएगा। ये जो बाकी बची हुई ये हमारा रिजल्टेंट आएगा। अगर आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आप ग्राफ पेपर से डायरेक्टली रिजल्टेंट की वैल्यू और रिजल्टेंट का एंगल डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्स। अब इसका उल्टा भी ट्रू होता है। हमारा मैथमेटिक्स में एक नियम है कि अगर एक तरफ की दिशाएं दूसरी तरफ के बराबर हैं तो दूसरी तरफ की संख्याएं भी एक तरफ के बराबर होते हैं। तो दूसरी थ्योरम का नाम है कन्वर्स ऑफ लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्स। इसको हम बोलेंगे कन्वर्स ऑफ लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्स। कन्वर्स ऑफ लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्स। तो कन्वर्स ऑफ लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्स ये बताता है हमको कि अगर कोई भी 3 फोर्सेस किसी ट्रायंगल की 3 भुजाओं से रिप्रेजेंट किए जाते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, तो वो तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम में होंगे। इक्विलिब्रियम में स्थिरता में रहेंगे। तो ये हो गया हमारा कन्वर्स ऑफ लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्स। फॉर एग्जांपल जैसे 3 फोर्स हैं कोई भी, और ये ट्रायंगल है P Q R। तो कन्वर्स ऑफ लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्स के हिसाब से ये तीनों फोर्स का रिजल्टेंट इज 0। इस इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जिनका रिजल्टेंट 0 होता है। तो ये तीनों अगर फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाला जाए तो इसका 0 आएगा। तो दिस इज नोन एज कन्वर्स ऑफ लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्स। अब लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्स के बाद आपको मैंने बताया था पिछले वाले लेक्चर में कि हमारा जो मेथड ऑफ रिजोल्यूशन में थर्ड वो रहता है, दैट इज लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ फोर्सेस।
लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस एक एक्सटेंशन है लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस का, क्योंकि लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस में हम दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालते हैं, लेकिन रियल लाइफ में हमारे पास ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में अगर आप अपने कमरे में देखेंगे, या जैसे मैं अपने कमरे में देख पा रहा हूं, तो मेरे कमरे में बहुत सारी चेयर्स रखी हैं, बहुत सारे टेबल्स रखी हुई हैं और बहुत सारे फिक्सचर्स रखे हुए। दे ऑल फिक्सचर्स क्रिएट्स सम लोड। तो ये सारे के सारे लोड हमको रिप्रेजेंट होते हैं और इनका कुछ ना कुछ इफेक्ट हमारे स्ट्रक्चर पे पड़ता है। सिर्फ दो लोड का स्ट्रक्चर नहीं पड़ता है, इसलिए हमको इसको एक्सटेंड करना पड़ा और इसके लिए हमें हमारे साइंटिस्ट ने दिया है लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस। यह लॉ उस दिशा में काम करता है जब हमारे पास दो से अधिक फोर्सेस हैं। ये बिल्कुल लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस की तरह है। ये बताता है कि अगर हमारे पास दो या दो से अधिक फोर्सेस हैं और अगर वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में किसी एक पॉलीगन की भुजाओं से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं और एक साइक्लिक ऑर्डर में चल रहे हैं, तो उसका रिजल्टेंट जो होगा उस पॉलीगन की क्लोजिंग साइड से रिप्रेजेंट किया जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया जाएगा। मान लीजिए F1, F2, Fn बहुत सारे फोर्सेस हैं, F1, F2, F3 एंड सो ऑन से ग्राफ पे अगर हम इनको देखें तो ये हमारा F1, ये हमारा F2, ये सब देखिए अब एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। ये हमारा F3, ये हमारा F4, इस तरीके से सो ऑन Fn तक हम बहुत सारे फोर्सेस ले सकते हैं। और अगर हम इनको रिप्रेजेंट करें, मान लीजिए ये अल्फा, ये एंगल इज बीटा, ये एंगल इज गामा, ये दिस एंगल इज डेल्टा। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अपने फोर्सेस के एंगल्स एक्स एक्सिस से लें। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा हमारे एक्स एक्सिस से लिया हुआ है। अब यहां पर हमको इसके पैरेलल बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम F1 का पैरेलल बनाएंगे। पैरेलल बनाने का तरीका वही है कि आप एक बेस लाइन बनाइए, बेस लाइन से आप एक अल्फा एंगल से और एक स्केल लेके F1 के बराबर मान का एक रेखा खींचिए। उसके बाद आप कोई भी कन्वीनियंट स्केल चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पिछले लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्स में बताया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। जैसा आपके पास गुंजाइश हो, आपके ग्राफ पेपर छोटा है तो छोटा स्केल यूज कर सकते हैं, और आपके पास ग्राफ पेपर बड़ा है तो आप बड़ा स्केल यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम F1 न्यूटन के बराबर हमने रेखा खींच दी F1 सेंटीमीटर की, और बीटा पे अगेन आपको ये बेस आपने बनाया और इसी पॉइंट से F1 जहां पर खत्म होता है आपने F2 के बराबर आपने रेखा खींच दी। फिर आपने यहां पर फिर एक बेस बनाया और गामा एंगल लेके, ये एंगल आपका हो गया बीटा, ये आपका एंगल हो गया गामा, और F3 के बराबर आपने रेखा खींच दी और फिर डेल्टा एंगल यहां पर आपने बेस बनाया। दैट डेल्टा के बाद ये आपने F4 के बराबर आपने एक रेखा खींच दी। अब आप देख सकते हैं कि ये रेखाएं जो है, ये तो इनका जो हमने स्केल पे मान रखा ये मैग्नीट्यूड शो करेगा, और ये डायरेक्शन अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, ये इनके डायरेक्शन शो कर रहे हैं। लॉ के हिसाब से अब आप देख रहे हैं कि इन चारों लाइनों के बाद पॉलीगॉन को भरने के लिए हमारे पास एक स्पेस खाली बच रहा है। तो ये वाला जो स्पेस है क्लोजिंग लाइन बोलते हैं, या क्लोजिंग लाइन ऑफ द क्लोजिंग आर्म ऑफ द पॉलीगन। तो एक क्लोजिंग साइड हमने क्लोज की, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। आप देख रहे हैं फोर्सेस का डायरेक्शन दिस 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 एंड दिस, रिजल्टेंट का डायरेक्शन इसके अपोजिट हो गया। अगर आप इसको ग्राफ पेपर में बनाते हैं नंबर ऑफ फोर्सेस को, तो डायरेक्टली आप इसका एंगल भी मेजर कर सकते हैं और इसका मैग्नीट्यूड भी मेजर कर सकते हैं, और स्केल में कन्वर्ट करके आप इसका रिजल्टेंट को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हम 4 फोर्सेस हैं, या नंबर ऑफ फोर्सेस ज्यादा भी हैं, 100 फोर्सेस भी हैं, उसको भी हम सिंगल फोर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि हम लोग ये करते क्यों हैं।
सबसे बड़ा प्रश्न है कि हमारे पास जब 100 फोर्सेस है तो हम 100 फोर्स को क्यों नहीं ले लेते, 4 फोर्सेस है तो 4 फोर्सेस को क्यों नहीं ले लेते, हम रिजल्टेंट निकालने की हम क्यों मेहनत कर रहे हैं। उसका सीधा साधा कारण है कि हम अपनी कैलकुलेशंस को सिंपल बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर बहुत सारे फोर्सेस का इफेक्ट लेंगे तो हर फोर्स का अलग अलग इफेक्ट हमको मेजर करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली हमको अपने स्ट्रक्चर्स को अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से मजबूत बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर हमको रिजल्टेंट पता पड़ जाता है तो हमको नेट इफेक्ट फोर्स का पता पड़ जाता है, उस हिसाब से हम अपने स्ट्रक्चर्स को इकोनॉमिकली इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं। और इक्विलिब्रियम में लाना ही हमारा एक सिविल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए अपने स्ट्रक्चर्स की मजबूती का कारण बनता है। तो इसलिए हमको रिजल्टेंट निकालना पड़ता है नंबर ऑफ फोर्सेस का। अब जैसे कन्वर्स ऑफ लॉ ऑफ ट्रायंगुलर फोर्स होता है, उसी प्रकार से कन्वर्स ऑफ लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस भी होता है, जो ये बताता है कि अगर बहुत सारे फोर्सेस एक पॉलीगन की आर्म से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किए जाते हैं तो वो सारा सिस्टम ऑफ फोर्स जो है वो इक्विलिब्रियम में रहता है। तो दिस इज नोन एज कन्वर्स ऑफ लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्स। अब ये हमारा हो गया थर्ड मेथड। चौथा मेथड है हमारा मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। मेथड ऑफ रिजोल्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आगे भी इस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एंड फ्लूइड मैकेनिक्स में और टॉस में, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में या थ्योरी ऑफ मशीन्स में या डिजाइन में, मशीन डिजाइन में, आरसीसी डिजाइन में, स्टील डिजाइन में, सब जगह आपको इसका जरूरत पड़ेगी। तो इस चीज को आप जरूर समझ लीजिए मेथड ऑफ रिजोल्यूशन, क्योंकि मेरे बच्चे काफी जगह पर मेथड ऑफ रिजोल्यूशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम उसको समझते हैं और इसके बाद शायद कहीं पर कोई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन नहीं आएगा मेथड ऑफ रिजोल्यूशन में। अभी हमने कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस समझा, जिसमें कि हम दो या दो से ज्यादा फोर्सेस को हम सिंगल फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। मेथड ऑफ रिजोल्यूशन में हम इससे बिल्कुल उलट करते हैं। इसमें हम एक फोर्स के दो कंपोनेंट निकालते हैं जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे मेथड ऑफ रिजोल्यूशन में कि अगर कोई फोर्स है एफ फोर्स का हमको दो कंपोनेंट निकालना हो तो दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन उसके होते हैं एफ एक्स और एफ वाई। अगर ये एक्स एक्सिस पे थीटा का एंगल बनाता है एफ फोर्स, तो एक कंपोनेंट होगा एफ एक्स और एक कंपोनेंट होगा एफ वाई। इसको निकालने का तरीका बताता हूं आपको। देखिए आपका ट्रायंगल है ओ एफ, इन ट्रायंगल ओ एफ एक्स, ये जो फोर्स F है वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। अब इस ट्रायंगल में आप देखेंगे कि वर्टिकल कंपोनेंट Fy फॉर कैसे निकाला जाएगा। अब वर्टिकल कंपोनेंट Fy है तो आप निकालिए साइन थीटा। देखिए साइन थीटा की क्या वैल्यू आएगी, साइन थीटा की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब Fy अपॉन F। तो देयरफॉर Fy इज इक्वल टू F साइन थीटा। ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। अब आप देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Fx, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Fx इन ट्रायंगल OFX cos थीटा इज इक्वल टू, देखिए आपका Fx अपॉन F, therefore Fx is equal to F cos थीटा। अब यहां पर बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इस तरीके से आप निकालेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और दूसरा आसान तरीका भी है याद रखने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने मैथ्स पढ़ा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है कि साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर माना खड़ा, वर्टिकल माना खड़ा, परपेंडिकुलर वर्टिकल को मिला दीजिए, आपको याद आ जाएगा कि वर्टिकल कंपोनेंट साइन थीटा से ही होगा, तो दैट इज एफ साइन थीटा। अब आप आ जाइए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट माना आड़ा, कॉस थीटा में क्या आता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस भी आड़ा, आपने आड़े को आड़े से मिला दी या, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि आपका जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसी भी फोर्स का होगा एफ कॉस थीटा। लेकिन इसमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना है,
ये जो आपका एंगल थीटा है वो हॉरिजॉन्टल के साथ होना चाहिए। अगर ये एंगल थीटा वर्टिकल के साथ आ जाएगा तो आपके सारे नोटेशन बदल जाएंगे। अगर आपका थीटा एंगल यहां पर होगा तो यहां पर आपका कॉस थीटा हो जाएगा, यहां पर आपका साइन थीटा हो जाएगा, बिकॉज cos 90 minus theta is equal to sin theta and sin 90 minus theta is equal to cos theta। और अगर आप यहाँ पर थीटा लाओगे तो यहाँ पर आपका 90 minus theta हो जाएगा, यहाँ 90 minus theta हो जाएगा तो यहाँ 90 minus theta हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा f cos theta। यहाँ 90 minus theta हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा आपका f sin theta। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका एंगल अगर हॉरिजॉन्टल के साथ है तो ये सही है, अगर आपका एंगल वर्टिकल के साथ है तो आपको साइन की जगह कॉस और कॉस की जगह साइन लाना पड़ेगा। तो ये होता है आपका मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। अब एक थ्योरम और बच गई हमारा इसमें जो रिजल्टेंट निकाल में, उसको हम बोलते हैं लामीस थ्योरम। तो अब हम डिस्कस करते हैं लामीस थ्योरम के बारे में। लामी थ्योरम लगभग लॉ ऑफ ट्रायंगुलर फोर्सेस से रिसेंबल करती है और इसका प्रूफ भी लॉ ऑफ ट्रायंगुलर फोर्सेस से मिलता है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस से भी इसका प्रूफ मिल जाता है, बस वो थोड़ा सा टफ पड़ता है। हम यहाँ पर लामीस थ्योरम को आपको बताएंगे भी और इसका प्रूफ जो है लॉ ऑफ ट्रायंगुलर फोर्सेस की मदद से निकालेंगे। लामी थ्योरम जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री के साइन रूल से मिलता जुलता है। ये बताता है कि अगर कोई भी तीन फोर्सेस है, वो अगर एक पॉइंट पे मान लीजिए तीन फोर्सेस हैं, ये एक पॉइंट है हमारा ओ पॉइंट पे कोई तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। ये मान लीजिए P फोर्स है, ये मान लीजिए Q फोर्स है और ये मान लीजिए R फोर्स है और ये एक पॉइंट O पे एक्ट कर रहे हैं। तो लामी थ्योरम कहता है कि ये जो तीनों फोर्स किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं और अगर ये तीनों इक्विलिब्रियम में है तो एक फोर्स जो P फोर्स और Q फोर्स और R फोर्स जो है, ये दोनों तीनों फोर्सेस प्रोपोर्शनल रहते हैं अपने अपोजिट साइड के फोर्सेस के एंगल के साइन के। ऑल द फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अपोजिट टू फोर्सेस। यानी लामी थ्योरम के हिसाब से अगर P के सामने Q और R के बीच में एंगल अल्फा है और Q के सामने R और P के बीच में एंगल बीटा है और R के सामने Q और P के बीच का एंगल गामा है, तो लामी थ्योरम बोलता है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा, जो कि बीटा आप देख सकते हैं Q के अपोजिट जो दो एंगल Q के अपोजिट जो दो फोर्सेस है उनके बीच का एंगल है, एंड R इज प्रोपोर्शनल टू साइन गामा। ये हो गया हमारा लामी थ्योरम। इसको अगर हम यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देते तो हमको क्या मिलता है कि P अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू R अपॉन साइन गामा is equal to constant, where K is the constant of proportionality। अब इसको प्रूव करना हो तो प्रूव करने के लिए भी हमारे पास सिंपल है, इसको हम लॉ ऑफ ट्रायंगुलर फोर्सेस की मदद से प्रूव भी कर सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ ट्रायंगुलर फोर्सेस जो है तीन फोर्सेस के हिसाब से है, क्योंकि कन्वर्स ऑफ लॉ ऑफ ट्रायंगुलर फोर्स क्या बोलता है कि अगर कोई भी तीन फोर्सेस एक ट्रायंगल के तीन भुजाओं से रिप्रेजेंट किए जाते हैं तो वो तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होते हैं। और यहाँ पर लामी थ्योरम की कंडीशन है कि अगर वो तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम में हैं तो वो P अपॉन साइन अल्फा, Q अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू R अपॉन साइन गामा से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। तो हम अब देखते हैं कि इसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम फोर्स P बनाएंगे, P का पैरेलल, ये P का पैरेलल बना दिया स्केल पे, ये O, ये P। फिर हम Q का पैरेलल बनाएंगे, Q का पैरेलल बना दिया, ये Q का पैरेलल बनाने के लिए हमने P पॉइंट तक जो भी स्केल पे आया और इसका एंगल जो है Q और P के बीच में जो एंगल है गामा, वो हमने गामा यहां पर ले लिया। फिर Q से हमने R का वो लिया, ये R लिया
और r के लिए हमने यहां पर ये एंगल ले लिया अल्फा, इसका पैरेलल बन जाएगा और ये आपका ऑटोमेटिक एंगल जो आ जाएगा ये आपका आ जाएगा बीटा। अगर ये एंगल गामा है तो आपका एक्सटीरियर एंगल, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 180 माइनस गामा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है और उसमें से माइनस गामा कर दिया। इसी तरीके से ये आपका एंगल आ जाएगा 180 माइनस अल्फा और ये एंगल आपका आ जाएगा 180 माइनस बीटा। तो ये आपके एंगल आ गए 180 माइनस गामा। अब साइन रूल क्या बोलता है? एज पर साइन रूल a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c। अब यहां पर a की जगह पर देखिए, यहां पर p है, p के अपोजिट एंगल 180 माइनस अल्फा, साइन 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू b की जगह पर आपका फोर्स q आ गया और q के अपोजिट में जो एंगल है आपका 180 माइनस बीटा साइन 180 माइनस बीटा इज इक्वल टू r के अपोजिट एंगल 180 माइनस गामा साइन, ये आ गया। अब साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। इस हिसाब से अगर अपन चलें तो साइन p अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू q अपॉन साइन बीटा is equal to r upon sin gamma, because sin 180 minus theta is equal to sin theta। ये आपका मान आ गया और आपका लामी थ्योरम प्रूव हो गया। आशा है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अब हम अगले लेक्चर में आपको कुछ इन्हीं मेथड ऑफ रेजोल्यूशन और लामी थ्योरम पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल डेली इनोवेशंस फॉर लाइफ सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट आपको नहीं मिल पाएंगे, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही मैं अपने जो भी नया लेक्चर अपलोड करूंगा वैसे आपके पास ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन आ जाएगी। धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.